बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी हो रही है? CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमारी ये पहली वीडियो है। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जो किसी भी वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाए, तो हम चाहते हैं कि उनको एक लास्ट मिनट पे एक कम्प्रिहेंसिव सा रिफ्रेशर दे दिया जाए ताकि वो कुछ ना कुछ तैयारी करके जाएं और अपना पेपर भी अटेम्प्ट कर सकें। उन लोगों के लिए जो तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, जिन्होंने तैयारी की है, थ्रू आउट द सेमेस्टर स्टडी भी की है, तो उन लोगों को ये वीडियो सप्लीमेंट करेगी कि जो भी तैयारी उन्होंने की है उसकी वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर ऐसा करते हैं इंशाल्लाह, तो दोनों सूरतों में ऐसे स्टूडेंट्स अपना एक स्कोर जो है उसको इंशाल्लाह 10-20% या इससे भी ज़्यादा एलिवेट कर सकेंगे। तो ये हमारा मकसद है कि आप लोगों को रिफ्रेशर दें, प्रैक्टिस करवाएं और आपके स्कोर को थोड़ा एलिवेट करने की कोशिश करें। एजेंडा क्या होगा हमारा इस वीडियो में? हम 40 क्वेश्चन जो है वो रिव्यू करेंगे। यही 40 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से आपको 33 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो हम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और आप भी यही टारगेट रखिएगा एग्जाम में कि आपने 40 ही करने हैं इंशाल्लाह। और कुछ हम कोशिश करेंगे कि इसको 50 से 60 मिनट्स के दरमियान कुछ कंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लेन करते हुए हमें कुछ टाइम भी लग सकता है। तो रफली कुछ इतनी एक्सपेक्टेशंस रखिएगा दैट वी विल बी स्पेंडिंग अराउंड 50 to 60 मिनट्स टू कंक्लूड दिस वीडियो इंशाल्लाह। आपको इससे क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो हमने कोशिश की है कि कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट किए जाएं जिनकी मदद से आपको अपने आंसर्स ऑप्शन पिक करने में आसानी रहे, और ये प्रैक्टिस आपने एग्जाम में भी करनी है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। दूसरी चीज़, आपको एक गैप एनालिसिस मिल जाएगा। जो कुछ लोग तैयार नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ासकर ये गैप एनालिसिस होगा कि कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा एक स्लाइट ओवरव्यू उनको लेना है, कुछ चंद बेसिक चीज़ें करनी है। स्किमिंग के तौर पे आप बेशक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उन चीज़ों को रिव्यू करके फिर एग्जाम दीजिएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, और जिन लोगों की तैयारी है उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा और वो पूरे एतमाद तरीके से इंशाल्लाह अपना एग्जाम अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, ये कुछ चीज़ें थी जो हमें ज़हन में रखनी थी, और अब हम अपना एग्जाम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज द सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी। तो एक आपके पास लॉजिकल मेमोरी होती है, आपको पता है ये वो मेमोरी होती है जो CPU जनरेट करता है, और एक आपके पास फिजिकल मेमोरी होती है। ये फिजिकल मेमोरी वो होती है जो आपका हार्डवेयर होता है, यानी जो आपकी मेन मेमोरी होती है। तो हमारे पास आंसर ऑप्शंस में पहले है रैम। ये तो ऑलरेडी मेन मेमोरी है हमारी, जो फिजिकल मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो ये तो सेपरेशन नहीं है। सेकंड आप देखिएगा रोम, जो आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी सेपरेशन नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है ये आपकी सेपरेशन होती है यूजर की लॉजिकल मेमोरी से फिजिकल मेमोरी। तो हम कह सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी सेपरेट्स लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि इट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन फिजिकल मेमोरी अवेलेबल इन फैक्ट। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। When the address used in the program gets converted to an actual physical RAM address, यानी आपके पास एक एड्रेस है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, उस वक्त वो कन्वर्ट हो रहा है, वो एड्रेस कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में। आपके प्रोग्राम का कोई एड्रेस है, यानी CPU ने लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया हुआ है, और उस लॉजिकल एड्रेस को फिर एग्जीक्यूशन के दौरान आपका जो एक हार्डवेयर होता है पर्टिकुलरली, या आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, वो उसको एक्चुअल जो रैम के अंदर एक एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, क्या होती है, एड्रेस बाइंडिंग होती है, जो कि मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर हो सकती है आपकी। तो यहाँ से देखिए, एग्जीक्यूशन तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, एड्रेस की तो एग्जीक्यूशन नहीं है। लोडिंग भी क्या होता है, आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है, या आपके प्रोसेस के जो पेजेस हैं उनको लोड किया जाता है फ्रेम्स के अंदर। कंपाइलिंग जो है ये भी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने कोड को
चेक करते हैं, कंपाइलर एक्चुअली उसको चेक करता है कि उसमें कुछ सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो एड्रेस बाइंडिंग इज द राइट ऑप्शन। कि एड्रेस बाइंडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लॉजिकल एड्रेस को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस बाइंडिंग। और जैसे मैंने बताया ये 3 लेवल्स पे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बेलेडीज एनोमली। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पेज रिप्लेसमेंट को आप और मैं समझने की कोशिश करते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए हमारे पास हार्डवेयर फिक्स होता है, हमारे पास मेमोरी जो है वो एक फिक्स्ड है और वो लिमिटेड मेमोरी है। अब क्या होता है कि हमने बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, उन प्रोसेसेस के पेजेस जो हैं वो हमें मेन मेमोरी में लाने पड़ते हैं। अब ज़रूरत पड़ती है कि मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोसेस के पेजेस को वहाँ से उठा के वापस मेमोरी में रखते हैं, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती है। और उसके बाद जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना होता है उसको फिर हम ला के अपनी मेन मेमोरी में रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेज रिप्लेसमेंट। यानी लिमिटेड मेमोरी में जब जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है उसके पेजेस को ले आए, जो पहले कोई एग्जीक्यूट अगर हो चुका है उसको उठा के आप वापस रख दें, चाहे उसने अगर दोबारा एग्जीक्यूट होना इन फ्यूचर तो, लेकिन अब नहीं होना इसलिए आप उसको वापस रख रहे हैं। इसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम या पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कोई कहता है जी इस तरह पेज रिप्लेस करें, कोई कहता है इस तरह से पेज रिप्लेस करें, मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए। इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूं और, तो आप ये समझ लीजिए अपनी रोज़मर्रा एग्जाम्पल में एक सैलून है, वहाँ पे 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं और वहाँ पे जैसे आप समझते हैं चाँद रात को जाते हैं तो लोग वहाँ बैठे हुए हैं और चारों सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। अच्छा, क्या होता है कि एक साहब जो हैं उन्होंने फॉर इंस्टेंस अगर कलर लगवाया, उसके बाद थोड़ा सा उनका और काम रहता है तो उनको आर्जी तौर पे कहा जाता है कि आप पीछे बैठ जाइए, और पीछे से कुछ जो कस्टमर आए उनको कहा जाता है कि अब आप आ जाइए क्विकली और आप अपनी जो दाढ़ी है उसको ट्रिम करवा लीजिए। तो यूँ वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, कस्टमर्स रिप्लेस हो जाते हैं, वो भाई पीछे आके बैठ जाते हैं और जिन्होंने दाढ़ी ट्रिम करवानी है वो आगे आ जाता है। और क्विकली उनकी दाढ़ी जब ट्रिम हो जाती है, जो कलर वाले साहब हैं उनका कलर खुश्क हो जाता है, उनको दोबारा जो है वो लाया जाता है। एंड सिमिलरली ये इस तरह किया जा सकता है। आप देखते हैं इस तरह की और भी एग्जाम्पल्स हैं सलून के, इट्स प्रीटी कॉमन, दैट्स व्हाई आई थॉट के आपकी ज़हन में आ जाएगी। तो इसी तरह ही होता है कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कोई एग्जीक्यूट हो चुका और किसी और नहीं होना है तो उसके पेजेस को उठा लिया, उनको हम कहते हैं स्वैप आउट, तो उनको यहाँ से स्वैप आउट कर दिया और जिस प्रोसेस ने चलना है उनके पेजेस को स्वैप इन कर दिया मेमोरी में। तो ये क्या हो गया, पेज रिप्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि बेलेडीज एनोमली क्या चीज़ है। आप एक लम्हे के लिए समझ लीजिए कि हमारे पास ये मेमोरी है सारी अवेलेबल, और इसमें आप ये समझ लीजिए ये हमारे पास ये कुछ 5 फ्रेम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5 पेजेस हम रख सकते हैं एट ए टाइम। और आप ये समझ लीजिए इस वक्त कोई ना कोई उसके अंदर पेज पड़ा हुआ है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है, ठीक है ना। हमारे पास इतनी स्पेस है, आप ये समझ लीजिए इतनी हमारे पास रैम है, इतनी हमारे पास फिजिकल मेमोरी है। अब ये 5 फ्रेम्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, और किसी प्रोसेस ने अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट होना है तो कोई ना कोई एक हम उठाएंगे, उसको स्वैप आउट करेंगे, और जिसने एग्जीक्यूट होना है उसको हम यहाँ पे फिर लाके लोड करेंगे, आप समझ लीजिए स्वैप इन करेंगे, और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर हमारे पास एक फ्रेम और हो दिया जाए तो इसका मतलब है हमें ये रिप्लेसमेंट की ज़रूरत जो है वो शायद कम पड़े, क्योंकि एक स्पेस और मिल गई हमें। इसी तरह एक और स्पेस अगर दे दी जाए, यानी पेज रिप्लेसमेंट करने की अब ज़रूरत शायद थोड़ी इससे भी कम पड़े, तो जितने एम्प्टी फ्रेम्स और आते जाएंगे या स्पेस और अवेलेबल होगी उतनी शायद हमें ये ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती जाएगी। बेलेडीज एनोमली ये है कि ऐसी सूरत में कि आपके पास और पेजेस को अकोमोडेट करने के लिए जगह या स्पेस या मेमोरी और अवेलेबल भी हो जाए या होती जाए, तो फिर भी एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको पेज रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या उसका पेज रिप्लेसमेंट रेट कम नहीं होता। हमने भी देखा कि ये स्पेस अवेलेबल हो जाए तो ये कम हो जाना चाहिए, लेकिन उस एल्गोरिथम का कम नहीं होता। आपने शायद पढ़ा हो जिसको हम कहते हैं पेज फॉल्ट रेट।
प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई और ये देखा गया कि उस प्रोसेस का वो पर्टिकुलर पेज तो मेमोरी में है ही नहीं, और अगर वो मेमोरी में नहीं है तो ओएस ने क्या दिया, एक पेज फॉल्ट दिया, और पेज फॉल्ट के बाद वो फिर प्रोसेस का वो पेज वो मेमोरी में लाया गया, किसी और पेज को रिप्लेस किया गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये समझ लीजिए एक ऑन गोइंग चीज है कि पेजेस आते रहते हैं, स्वैप इन होते रहते हैं, और बाकी कुछ पेजेस जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं प्रोसेसेस, उनके पेजेस स्वैप आउट होते रहते हैं। तो स्पेस जितनी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, हम और प्रोसेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, पेज फॉल्ट रेट या पेज रिप्लेसमेंट कम होता है और होना चाहिए। एक ऐसा फिनोमेना है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास ज्यादा स्पेसेस भी अवेलेबल हैं तो फिर भी ऐसा होता है कि एक एल्गोरिदम का पेज फॉल्ट रेट या पेज रिप्लेसमेंट रेट कम नहीं होता। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप सैलून वाली एग्जांपल दोबारा ज़हन में लाइए कि आपके पास 4 चेयर्स थी, अब एक चेयर और रख दी गई, 5 हो गई, तो अब आप एक कस्टमर और अकोमोडेट कर सकेंगे ना। अब आपको कस्टमर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, 6 हो जाएंगी तो और कम पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा भी फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए सैलून है कि जहाँ पे ये करने के बावजूद भी उठाना पड़ता है कस्टमर, ये अगर उठाना पड़ता है कस्टमर, तो ये फिनोमेना क्या है, बेलेडीज एनोमली। और कहा जाता है कि जो आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मसला ये है कि इसको अगर स्पेस मिल भी जाए तो फिर भी इसका पेज फॉल्ट रेट या रिप्लेसमेंट रेट कम नहीं होता। तो मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। इसमें आपका थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर करने की मैंने कोशिश की है कि पेज रिप्लेसमेंट क्या है, हम क्यों करते हैं, पेज फॉल्ट कब होगा, उसका रेट से क्या मुराद है, और वैलिडिटी एनोमली क्या मुराद है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर भी इंशाल्लाह हो रही होंगी, बल्कि इनसे रिलेटेड जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा सा आपको समझ आ गई है। अब अपने कंटेंट रिव्यू करना है तो आपको इंशाल्लाह आइडिया बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ ए प्रोसेस। देखिए प्रोसेस की कोई ना कोई एक, आप समझ लीजिए आपने शायद पढ़ा हो, एड्रेस स्पेस होती है। यानी कहीं ना कहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और कहीं एंड हो रहा है, तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और वो एड्रेस कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा। वो जो स्टार्ट है वही एक्चुअली क्या है, आपका स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी। लीगल इसलिए कि उससे पीछे प्रोसेस कोई स्पेस एक्सेस नहीं कर सकता, और उसको करनी भी नहीं चाहिए। वो अपनी ही स्पेस में रहे और अपनी स्पेस के अंदर से जो चीजें डेटा है, बाकी चीजें वो एक्सेस करे, इंस्ट्रक्शंस हैं फेच करे। तो ये देखिए एक मेमोरी मैंने शो करने की कोशिश की है, और यहाँ से कोई ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 हो सकता है, ये प्रोसेस 2 हो सकता है, और ये नीचे वाला जो है वो प्रोसेस 3 हो सकता है। तो आप देखें तो यहाँ पे ये प्रोसेस एक्चुअली 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ये हमारा प्रोसेस 2 है, और प्रोसेस 2 कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई ना कोई किसी एक लोकेशन से यानी शुरू हो रहा है और किसी एक लोकेशन तक जा रहा है, और इससे बाहर यानी ये ऊपर की जो दुनिया है इससे, और इससे नीचे की दुनिया है या स्पेस है, ये प्रोसेस इसको एक्सेस नहीं कर सकता, और इसको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो लीगल नहीं है। उसके लिए लीगल यही है कि जहां से शुरू होकर जहां तक वो उसकी एड्रेस स्पेस है, जहां तक उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इसी को कहा गया कि ये लीगल है। इस लीगल में जो स्मॉलेस्ट है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पड़ी हुई है, बेस के अंदर। बेस को इसीलिए कहा जाता है। तो ये प्रोसेस मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको बेस कहा जाता है। और कितना प्रोसेस ये लेंथी है इन द टर्म्स ऑफ स्पेस ऑक्यूपेंसी, वो क्या हमारी लिमिट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, बेस रजिस्टर। कि ये बेस रजिस्टर होता है जिसमें किसी भी प्रोसेस का जो लोएस्ट, स्मॉलेस्ट या स्टार्टिंग लीगल फिजिकल एड्रेस होता है, उसके साथ अगर हम लिमिट को ऐड कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमें कहां तक प्रोसेस जा रहा है या उसने ऑक्यूपाई की हुई है स्पेस। Question number 5. An address generated by CPU is commonly referred to as dash address, whereas the address seen by the memory unit, that is the one loaded into the memory address register of the memory, is commonly referred to as. तो ये बेसिक एड्रेसेस जो हैं उनकी डेफिनेशन है, और ये आपको याद होनी चाहिए कि जो CPU एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस को हम कहते हैं वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेसेस या फिर लॉजिकल एड्रेसेस। तो हेक्साडेसिमल और बाइनरी तो हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं,
लॉजिकल ये ठीक है, वैलिड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं हुई कि वैलिड एड्रेस है या इनवैलिड है, बेसिक डेफिनेशन है। और लास्ट में देखिए फिजिकल पहले आया हुआ है, तो सीपीयू जो जनरेट करता है वो लॉजिकल या वर्चुअल होते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और अगर आप देखें तो पहला जो सीपीयू जनरेट कर रहा है यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको लॉजिकल रख के देखिए, और जो मेमोरी में लोड किए जाते हैं या जो एक्चुअली एड्रेसेस होते हैं जो आप समझ लीजिए कि एज ए सीन बाय मेमोरी यूनिट है, वो आपकी क्या है, फिजिकल है। तो आप यहाँ से फिजिकल देख के तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, द एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू वो हमारे लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं, और वो एड्रेसेस जो बेसिकली जो मेमोरी लोकेशंस है एक्चुअल, वो हमारी क्या है, फिजिकल एड्रेसेस हैं। Question number 6. In this scan algorithm, the disk dash starts at one end of the disk and moves towards the other end, servicing requests as it reaches each cylinder until it goes to the other end again. तो आपने पढ़ा होगा एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, उसमें क्या होता है कि एक साइड से कोई डिस्क का इक्विपमेंट है या उसका कोई पार्ट है, कोई उसका पोर्शन है, कोई डिवाइस है उसकी, वो एक खास यानी एक एंड से स्टार्ट होती है, वो डिवाइस की बात हो रही है, और वो मूव करती हुई दूसरे एंड तक जाती है, और इस दौरान जितनी भी रिक्वेस्ट है वो उनको सर्व करती है, और ये काम हर एक सिलेंडर के ऊपर होता है। तो ये एक एल्गोरिदम है जो आपने पढ़ा होगा कि एक खास एल्गोरिदम है जिसमें ये ऐसा होता है, जिसको हमने कहा कि स्कैन एल्गोरिदम है। उसके लिए आप जरा सोचिए कि ये एक डिस्क का आर्म है और ये डिस्क का हेड है, और यहाँ पे ये आर्म है ये बेसिकली मूव करता है इस पूरे इस एरिया के ऊपर, इस प्लेटर के ऊपर, और इस प्लेटर के ऊपर ये जो है वो मूव करता रहता है टू एंड फ्रो एक खास जो है ना वो स्पीड से। ठीक है, अगर आप इसको टॉप व्यू में देखें तो ये देख लें हेड पहले यहाँ से रीड कर रहा है, उसके बाद किसी और ट्रैक से रीड करेगा, यानी ये इधर भी रीड कर सकता है और इस साइड पे भी रीड कर सकता है, दोनों साइडों पे रीड कर सकता है, और ये कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है। तो ये दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो असल में जो मूवमेंट हो रही है, देखें हेड तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके आगे फिक्स लगा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देखें तो इसके आगे हैंड फिक्स लगा हुआ है, और सिलेंडर जो है ये देखिए ये भी फिक्स है। इस सूरत में अगर आप देखें सिलेंडर तो ये भी फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं कर रहे। तो हेड इस आर्म के आगे लगा हुआ है, और आर्म जो है ये बेसिकली मूव कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ये पिवट के अगेंस्ट इधर मूव कर सकता है या फिर इधर मूव कर सकता है। तो आर्म मूव करता है, सिलेंडर ये भी फिक्स है, हेड ये भी फिक्स है। हेड तो उसके आगे लगा हुआ है आर्म के, और वो सिर्फ डेटा रीड कर रहा है, और इट इज़ द आर्म जो बेसिकली हेड को मूव करवा रहा है ताकि वो रीड कर सके। सही है, यही स्कैन एल्गोरिदम में होता है। मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को इंट्रोड्यूस करूं ताकि आप इसको ज़हन में रखें और स्कैन आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा क्लियर होगा और याद भी रहेगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डैश ईच फाइल इज लिस्ट ऑफ लिंक ब्लॉक्स दैट मे बी स्कैटर्ड एनीवेयर ऑन द डिस्क। कोई फाइल एलोकेशन है, उसमें फाइलें क्या हैं आपस में लिंक हुई हुई हैं, और ये लिंक तो हैं लेकिन क्या ये स्कैटर्ड हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई हैं हार्ड ड्राइव के अंदर। फिजिकली ये ब्लॉक्स डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं लेकिन आपस में ये लिंक्ड हैं। तो ऐसी जो फाइल एलोकेशन है वो कौन सी एलोकेशन है, ये देखिएगा। हमारे पास ये पर्पल कलर की आप समझ लीजिए एक ही फाइल है, लेकिन उसका जो पहला ब्लॉक है ये दरअसल यहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद जो सेकंड उसका ब्लॉक है वो ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ है, और लेकिन इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक आने के लिए आपको पता है उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, दिखाने की कोशिश की है कि ब्लॉक 1 के पास ब्लॉक 2 का एड्रेस होगा। इसका जो थर्ड ब्लॉक है वो आप देख रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ से यहाँ आने का भी कोई एड्रेस होगा। नेक्स्ट ब्लॉक ये पड़ा हुआ है और नेक्स्ट ये पड़ा हुआ है। तो ये फिजिकली आप देख रहे हैं ब्लॉक्स डिफरेंट है, लेकिन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक एक कनेक्टिविटी है, एक लिंक है। यही हमने कहा कि लिंक्ड ब्लॉक्स हैं। ये देखिए लिंक्ड ब्लॉक्स हमने कहा हुआ है। तो ये ऐसी जो सिचुएशन है फाइल एलोकेशन की, उसको हम कहते हैं लिंक्ड एलोकेशन। इस लिंक्ड के ऊपर आप जोर देंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इस पिक्चर को ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इस तरह से ब्लॉक्स आपस में लिंक हुए हुए हैं, जिनकी वजह से इनको कहा जाता है कि लिंक्ड एलोकेशन। आपने अगर लिंक्ड लिस्ट पढ़ी हुई है तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली लिंक्ड लिस्ट भी होती है कि नोड्स डिफरेंट लोकेशंस पे डिफाइन हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी में पड़े हुए हों। तो डिफरेंट जगहों पे जो नोड्स पड़े हुए हैं, पहले नोड से दूसरा और दूसरे से तीसरा, ये नोड्स आपस में क्या है, कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या है, आपकी लिंक्ड
एलोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ थ्रैशिंग इफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इज टू लो। ये थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अभी हम बात कर रहे थे कि पेज फॉल्ट्स होते हैं। एक पेज है प्रोसेस का, यानी उस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है, वो पेज मेमोरी में है ही नहीं, तो क्या हुआ, एक पेज फॉल्ट हुआ, और उस पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए जारी बात है कोई ना कोई काम होगा, यानी वो दोबारा जाएंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा और हमारी यानी सेकेंडरी स्टोरेज से वो उस प्रोसेस के उस पेज को उठा के मेन मेमोरी में लोड करेगा और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन होगी। अब सोचिए, जितनी ज़्यादा हम प्रोसेस हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मतलब है उतनी ज़्यादा पेजेस रहेंगे, और जितनी ज़्यादा पेजेस मेन मेमोरी में जहाँ एग्जीक्यूशन हो रही है वहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यह कि बार बार पेज फॉल्ट हो रहे हैं और बार बार ओएस जो है ये काम कर रहा है पेज लाने का, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, यही होता जा रहा है। ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है कि थ्रैशिंग हो रही है तो फिर सीपीयू की परफॉर्मेंस या यूटिलाइजेशन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे रिसोर्सेज जो है वो एक्चुअली पेज फॉल्ट्स को स्वैप इन स्वैप आउट में ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि ऐसी सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए। हम यहाँ से देखते भी हैं कि यहाँ तक आप ये समझ लीजिए, इस लेवल तक आप मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते गए, ये समझ लीजिए मल्टी प्रोग्रामिंग आप बढ़ाते गए, यानी ये मल्टी प्रोग्रामिंग आप बढ़ा रहे हैं और इसको आप कर लीजिए, ये आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग है और एसपी से मुराद ये हमारी सिस्टम परफॉर्मेंस है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमने बढ़ाई तो एक हद तक सिस्टम परफॉर्मेंस यहाँ तक तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जब हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो ये देखिए, बजाय परफॉर्मेंस और बढ़ने के या एटलीस्ट सस्टेन रहने के, क्या हो गया, ड्रॉप होगी। इसी को हम कहते हैं ये थ्रैशिंग हो रही है। तो ऐसी सूरत में क्लियरली आप कह सकते हैं और आपको नज़र भी आ रहा है कि और मल्टी प्रोग्रामिंग अगर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, और ज़्यादा सीपीयू आपका जो यूटिलाइजेशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपको मल्टी प्रोग्रामिंग कम करनी चाहिए, ठीक है, यू शुड डिक्रीज दैट, ताकि थ्रैशिंग जो है वो कम हो। और थ्रैशिंग अगर कम होगी यानी पेज फॉल्ट रेट कम होगा तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने दिया जाएगा या प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकेंगे। तो यहाँ से आपको मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज करनी चाहिए। डायग्राम को अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप न सिर्फ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज दे सकेंगे इंशाल्लाह उनका जवाब, बल्कि आपको अगर थ्रैशिंग पूछी जाती है तो भी आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिग्री तक आप मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ा सकते हैं, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन उससे ज़्यादा जब बियॉन्ड जाते हैं तो क्या होता है, सिस्टम थ्रैशिंग स्टार्ट हो जाती है, अब पेज फॉल्ट रेट बहुत हाई हो जाता है, एक्सेसिव पेज रिप्लेसमेंट होती है। इस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन्हीं चीज़ों को सर्विस करने में लग जाता है और प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। एक्चुअली हम सीपीयू से कोई फ्रूटफुल प्रोडक्टिव काम नहीं ले सकते, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं थ्रैशिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट सपोर्ट्स द प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ मेमोरी। तो ये देख लें यहाँ पे, यानी वो व्यू जो प्रोग्रामर्स का होता है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में या मेमोरी के बारे में। तो एक प्रोग्रामर्स का व्यू क्या होता है, एक प्रोग्रामर का देखिए कोई एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के अंदर कोई एक प्रोसीजर होगा, उसका कोई एक और प्रोसीजर होगा। सी की बात करें, C++ की, तो आपके पास मेन प्रोग्राम है, कोई एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किए हुए हमने, ठीक है। इसके अलावा हम स्टैक भी यूज़ करते हैं। तो ये अगर आप देखें, आपका मेन प्रोग्राम, आपके प्रोसीजर्स, आपके जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, या आपका जो स्टैक है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेगमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें, सेगमेंट 1 है, कुछ सेगमेंट 2 है, कुछ सेगमेंट 3 है, ये सारे के सारे क्या हैं, सेगमेंट्स हैं। तो यही प्रोग्रामर्स का व्यू होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और इसी को कहा जाता है सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द आइडिया ऑफ डैश कीप्स इन मेमोरी ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट आर नीडेड एनी गिवन टाइम। यानी आप सब कुछ ना ला के रखें, बल्कि सिर्फ वो चीज़ें लाएं मेमोरी में जिनकी ज़रूरत है, जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, सिर्फ उनको ही। आपने ओवरले का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और ओवरले में आप क्या करते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल ये 100 K की मेमोरी अवेलेबल है, और आपके पास जो आपका प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो 150 K की हैं। तो आपने देखा कि कैसे आपने एक पास चलाया 70 K का, और सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन डाली हैं, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आप 80 K का दूसरा पास चलाते हैं, और इनको उस वक्त मेमोरी में लाते हैं जब ज़रूरत है। तो ये क्या है, ओवरले का कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि आप मेमोरी में सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को लाइए जिनकी उस वक्त सिर्फ ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डैश इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कॉन्सेप्ट, द लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेज इज नॉट इन द करंट लोकेलिटी। देखिए, अभी हमने ये पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम है,
वो ये कहता है कि आप पेज रिप्लेस वो करें जो आपकी लोकेलिटी में नहीं है, करंट लोकेलिटी में नहीं है। और करंट लोकेलिटी में कौन नहीं होगा? जो काफ़ी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ। देखा ना, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इज नॉट इन द करंट लोकेलिटी। तो जो काफ़ी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ, जो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, चांसेस आर कि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। आपने अगर कोई पेज रिप्लेस करना है तो उसको कर लीजिए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमारे पास अगर 5 पेजेस हैं तो उन 5 पेजेस में से आप मिसाल ले लीजिए कि कोई एक पेज है जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है वो, उसको आप करंट लोकेलिटी में ना डालें, फिर उसको आप रिप्लेस कर लें। तो ये एल्गोरिथम जो है अगर आप देखें तो लीस्ट का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, लीस्ट यूज का, यहाँ से यही है लीस्ट यूज या लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। आप इन तीनों लफ्जों को इकट्ठा कर लेना, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, तो यही एल्गोरिथम है। वो पेज जो लीस्ट फ्रीक्वेंट यूज हुआ है वो इस वक्त करंट लोकेलिटी में नहीं है और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। करंट लोकेलिटी में वो पेजेस हैं शायद जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं और हो सकते हैं, तो हम वो रिप्लेस करेंगे जो करंट लोकेलिटी में नहीं है। ये कौन कहता है? लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है, जो क्या है? पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम है, कि जब हमें पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम अगर ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो वो पेज रिप्लेस करेंगे जो करंट लोकेलिटी में नहीं है। और वो कौन सा पेज होगा? जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एवरी डैश एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो अभी शायद थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह से भी इंट्रोड्यूस करूं ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊं कि एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था, शायद दूसरा, कि एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे एवरी डैश एड्रेस इन इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, तो ये लफ्ज जो है ये आपको दोबारा बता रहा है कि ये लॉजिकल एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप वैसे भी बाय डेफिनेशन देखें तो लॉजिकल एड्रेस में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका एक पेज नंबर यानी पी होता है और एक ऑफसेट यानी डी होता है, ठीक है। ये देखें अगर आप, तो सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। और इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आपका पेज नंबर होता है जहाँ से आप इंडेक्स करके फ्रेम देखते हैं कि कौन सा फ्रेम है, और उसको आप ले लेते हैं, और इस ऑफसेट को फिर आप यूज़ करके तो आप अपनी फिजिकल मेमोरी में उस पर्टिकुलर पेज को, यानी उस पर्टिकुलर फ्रेम को, इन अदर वर्ड, ठीक है, क्योंकि फिजिकल मेमोरी में तो फ्रेम्स होते हैं आपके, उसको आप रेफर कर लेते हैं। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, और ये जो आपकी डायग्राम है इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? लॉजिकल एड्रेस की बात हो रही है कि वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पेज नंबर में और एक ऑफसेट यानी डी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आपको पता है, क्विकली ज़रा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं, उन्होंने कोई सेम डेटा आइटम शेयर करनी है, दोनों कॉन्करेंट एक्सेस करते हैं, तो क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी सूरत में इसको कहा जाता है कि ये जो शेयर्ड डेटा है ये क्या आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ सोल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस में से वो कह रहे हैं जी कि कितनी तरह के सॉल्यूशंस हैं। तो वो जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास, आपको पता है, 3 तरह के होते हैं। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन भी होता है, ये तो ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ये भी सॉल्यूशंस होते हैं, ये भी ठीक बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं, ये भी ठीक है। हमें कहा गया कि उसके अलावा एक्सेप्ट, ठीक है जी। तो उसके अलावा तीसरा सॉल्यूशन हार्डवेयर बेस्ड होता है, ये भी ठीक है। अलबत्ता फर्मवेयर बेस्ड सॉल्यूशन कोई नहीं होता, यानी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उसमें फर्मवेयर बेस्ड सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहां से हमारी ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस। ये देखिएगा, ऑल फिजिकल एड्रेसेस, और ये कोई सेट है, कॉरस्पॉन्डिंग्स टू लॉजिकल एड्रेसेस इज कॉल्ड। यानी ये जो सारे के सारे फिजिकल एड्रेसेस हैं, इनके कॉरस्पॉन्ड्स जो आपके लॉजिकल एड्रेसेस हैं, ये क्या कहलाती है प्रोसेस की? आपके पास कुछ फिजिकल एड्रेसेस होते हैं और कुछ आपके पास वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेसेस होती हैं, और ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो फिजिकल एड्रेसेस हैं सारे, ये फिजिकल एड्रेस स्पेस है, और जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं सारे जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं फिजिकल एड्रेसेस को, वो क्या है? आपके वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो अब पूछा गया कि सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस, यानी इनकी बात हो रही है, वो फिजिकल एड्रेसेस जो कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेसेस को। तो इस सारे सेट को आप क्या कहेंगे? इस बेसिकली इनफैक्ट इस सारी सेट को आप क्या कहेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस।
ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 है द डैश सेमाफोर प्रोवाइड्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉर एक्सेसेस टू द बफर पूल एंड इज इनिशियलाइज्ड टू 1। आपने सेमाफोर पढ़े हुए हैं कि सेमाफोर भी क्या है, बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं आपके क्रिटिकल सेक्शन, उसको यानी क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आपके सेमाफोर्स हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। तो पूछा ये गया है कि कोई एक सेमाफोर है, उनकी टाइप्स हैं आपको पता है, तो नीचे लिखी भी है। तो कोई एक सेमाफोर है जो क्या करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ये बफर पूल का जो प्रॉब्लम है, यानी उसमें जो शेयर्ड बफर होता है वो एक्चुअली प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर के लिए भी, कंज्यूमर के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके वहीं रखना है और कंज्यूमर ने वहीं से कंज्यूम करना है। तो प्रोड्यूसर अलग प्रोड्यूस करके उसको अपडेट करे और कंज्यूमर जो है उसको अलग कंज्यूम करके अपडेट करे। तो ये शेयर्ड जो बफर है ना, ये बेसिकली दोनों के अंदर शेयर्ड है, कंज्यूमर के अंदर भी और प्रोड्यूसर के अंदर भी। तो यही शेयर डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से या जिसकी बिना पे हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है। तो पूछा ये गया है कि कौन सा ऐसा सेमाफोर है जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है, यानी ये मेक श्योर करता है कि जो शेयर बफर है वो या प्रोड्यूसर से या कंज्यूमर से एक वक्त में एक ही एक्सेस कर सके। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जब बात करेंगे ना और सेमाफोर की बात करेंगे, तो यहाँ से अब आपको याद आना चाहिए, आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा सेमाफोर जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करे और जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो 1 से, वो क्या होता है, म्यूटेक्स होता है। बाय डेफिनेशन वो म्यूटेक्स होता है। तो म्यूटेक्स ऐसा यानी सेमाफोर है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि आपका जो शेयर डेटा है, ठीक है ना, वो क्या है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी इस केस में प्रोड्यूसर सिर्फ एक्सेस कर सकता है एक वक्त में, या कंज्यूमर उसको एक्सेस कर सकता है, यानी उसने एक चीज आइटम कंज्यूम की और उसके बाद उसकी वैल्यू 5 से अब 4 कर देगा। तो जब वो 4 कर रहा है एक्सेस, तो ये म्यूटेक्स जो है ये बेसिकली इस बफर को लॉक कर देगा और उसके बाद फिर ये उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू कम कर देगा और उसके बाद फिर इसको रिलीज करेगा। और प्रोड्यूसर ने अगर कोई आइटम और प्रोड्यूस किया तो उसको फिर जो है वो एक्सेस कर सकता है प्रोड्यूसर उसी बफर को, और उसके बाद उसको फिर वैल्यू उसकी 5 से या 4 से दोबारा 5 या 5 से 6 कर सकता है। तो आपका जो म्यूटेक्स है यहाँ से राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाइनरी भी होते हैं लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट है और काउंटिंग भी उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन डाउन इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। ये फिजिकल जो है इसके जो ब्लॉक्स हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, वो क्या कहलाते हैं, और लॉजिकल जो है वो भी इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ डिवाइड होती है जो कि आपस में सेम साइज के होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं। तो जो फिजिकल मेमोरी हमारी होती है वो फ्रेम्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, ये देखिए फिजिकल मेमोरी है वो सारी की सारी फ्रेम्स में डिवाइड हुई हुई है, और जो लॉजिकल मेमोरी है वो सारी की सारी किन में डिवाइड हुई है, पेजेस में। वर्चुअल या लॉजिकल हमने कहा एक ही चीज होती है। तो फिजिकल के लिए यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेम। तो पहली ऑप्शन में फ्रेम इन दोनों जगह पे है, फ्रेम और फ्रेम। और अगर दूसरे में देखें तो सेगमेंट्स, तो सेगमेंट तो अभी हमने कहा कि प्रोग्रामर्स का व्यू ऑफ मेमोरी है। तो राइट ऑप्शन इज कि लॉजिकल जो है फ्रेम्स में डिवाइड होती है और फिजिकल जो है वो पेजेस में डिवाइड होती है। Which of the following is correct definition to the weight? ये अभी हमने सेमाफोर की बात पढ़ी कि सेमाफोर के अंदर एक डेटा है जो शेयर्ड है और उसके बाद फिर क्या है, दो एटॉमिक ऑपरेशंस इनको हम कहते हैं। ये जो वेट और सिग्नल है इनको हम कहते हैं एटॉमिक ऑपरेशंस, यानी ये हुए या फिर नहीं हुए, देयर इज नो इंटरम आर पार्शियल स्टेट। तो उस सूरत में आपको डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है और कहा जाता है कि इसकी वेट और सिग्नल की आप उसका कोड लिखिए, उसका ऑपरेशन लिखिए। तो हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं वेट, यानी सबसे पहले हम वेट सेमाफोर के वेट कॉल करते हैं और उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, और ये कंडीशन हमारी होती है कि व्हाइल s इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये चेक करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी नो ऑपरेशन, और उस सेमाफोर को हम डिक्रीमेंट या s माइनस करते हैं। तो ये जो पहला हमारा ब्लॉक है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और ये हमारी राइट ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा, कभी वेट आ जाता है और कभी सिग्नल आ जाता है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और ये सब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेमाफोर्स इनकरेक्ट यूज ऑफ वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस मे लीड टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट अगर आप यूज करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की भी हो सकती हैं। अगर आपने म्यूटेक्स को प्रॉपर लॉक नहीं किया, उसकी वैल्यू प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं की हुई, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का भी मसला हो सकता है जी, डेड लॉक भी हो सकता है। अगेन इनकरेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक करके, या आपने लॉक करके रखा हुआ उसको रिलीज नहीं कर रहे, तो दूसरा जो है वो प्रोसेस क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, तो ये क्या होगी, डेड लॉक होगी। तो ये सारी ऑप्शंस हो सकती हैं अगर आपने इनकरेक्ट यूज़ किया है। गलती से आप
यूज कर गए हैं या वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस को आपने अनइंटेंशनली गलत कोड कर दिया, गलत ऑपरेशन यूज कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्चुअल मेमोरी। कोई एक स्टेटमेंट है जो वर्चुअल मेमोरी के बारे में दुरुस्त नहीं है, वो हमें देखनी है। तो पहले पढ़ते हैं, वर्चुअल मेमोरी हेल्प्स एग्जीक्यूटिंग बिगर प्रोग्राम्स इवन ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। तो ये तो बात ठीक है, ये तो हमें हेल्प करती है, ये तो ट्रू है इसके बारे में। वर्चुअल मेमोरी मेक्स द प्रोसेस टू स्टक, कि इसमें क्या हो जाता है, प्रोसेस स्टक हो जाते हैं व्हेन द कलेक्टिव साइज ऑफ ऑल द प्रोसेसेस बिकम ग्रेटर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक तो इसमें देखिए हमने ये ऊपर कहा ना कि वो अलाउ करती है कि आप बिगर प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब बिगर प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमने उस वक्त ही प्रोसेस के पेजेस या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है जब उनकी ज़रूरत है, और उन्हीं को हम उस वक्त लोड करते हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक कि वो स्टक हो रहते हैं पेजेस। नेक्स्ट देखिएगा, वर्चुअल मेमोरी आल्सो अलाउज फाइल्स एंड मेमोरी टू बी शेयर्ड। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। वर्चुअल मेमोरी मेक्स द टास्क ऑफ द प्रोग्रामर ईजियर बिकॉज प्रोग्रामर्स नीड नॉट टू वरी अबाउट के मेमोरी कितनी है फिजिकल, उसको बिल्कुल इससे कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई परेशानी नहीं उसके लिए। तो ये हमारी सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट, एक्चुअली मैंने क्रॉस की हुई है बट इट मीन्स कि ये हमारी डिजायर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स कंसिडर द बिलो डेटा एंड सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेटेड टू ईच। आपने पढ़ा होगा कि जब आपको फ्रेम्स मेन मेमोरी के एलोकेट किए जाते हैं तो किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं। उसमें कोई 3-4 प्रोसेस हैं या एल्गोरिदम्स हैं या तरीके हैं, उसमें से हमसे प्रोपोर्शनल का पूछा गया है। तो ये कोई 3 यानी आपके पास प्रोसेसेस हैं, और ये प्रोसेस 1 है, उसके पास 10 पेजेस हैं, 2 के पास 40 हैं और 3 के पास 127 है, और कहा गया है कि आपके पास 64 फ्रेम्स है मेमोरी के अंदर। अब जहरी बात है, आपने देखा कि फ्रेम्स कम है, प्रोसेसेस के पेजेस ज़्यादा हैं, तो अब जहरी बात है ये सारे तो ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, तो किसी तरीके से होंगे, वो तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, तो हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले इन पेजेस को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं, जो कितने बनते हैं 177 हमारे केस में। आपके पास जो भी नंबर गिवन होंगे क्वेश्चन में आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम करेंगे, चूंकि प्रोपोर्शनल है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस 1 के जितने पेज हैं डिवाइडेड बाय टोटल पेजेस मल्टीप्लाई करेंगे जितने अवेलेबल फ्रेम्स हैं, यानी ये बनेगा 10/177 मल्टीप्लाई बाय 64 किसके केस में, P1 के केस में, और वही हमने निकाला हुआ है, वो कितने बनते हैं 4। यानी इस हिसाब से इस प्रोसेस को 4 फ्रेम्स मिलेंगे प्रोसेस 1 को, क्योंकि उसका साइज छोटा है ना। प्रोसेस 2 की बात करें तो उस केस में क्या होगा, 40/177, जी बिल्कुल ऐसा होगा, और 64 फ्रेम्स अगेन है वो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को कितने मिल रहे होंगे 14, और थर्ड जो है उसका साइज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको फ्रेम ज्यादा मिलेंगे, 127/177 करेंगे, 64 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 फ्रेम मिल जाएंगे। और यूं अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास ये 64 ही बनने हैं। तो इस प्रोपोर्शन से आपने तीनों प्रोसेसेस के अंदर ये 64 पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ये तीनों प्रोसेस को एलोकेट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एटलीस्ट 1 रिसोर्स। एक आपने होल्ड किया हुआ है, यानी आपसे मुराद मेरे आपके प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, और वेटिंग टू एक्वायर एन एडिशनल रिसोर्स, और एक के लिए वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। उस रिसोर्स जिसके लिए ये वेट कर रहे हैं हमारे रिसोर्स साहब, वो किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इस सूरत को हम क्या कहते हैं, यानी ये मेरा जो P1 प्रोसेस है, इस प्रोसेस ने R1 को तो होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन R2 के लिए ये वेट कर रहा है कि कब ये फ्री होता है, और ये R2 जरी बात है किसी और ने ऑक्यूपाई किया होगा, जो हम बात कर रहे हैं किसी और प्रोसेस ने, और उसके लिए वेट किया जा रहा है। तो एक होल्ड है एक वेट है, आप देख सकते हैं होल्ड वेट, तो ये क्या, होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको यूज कर रहा है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको एक्वायर किया हुआ है, और एक के लिए वो वेट कर रहा है। जिसके लिए वो वेट कर रहा है वो जरी बात है किसी और प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया होगा, तो वो वेट कर रहा है कि जब वो स्पेयर हो, फ्री हो, उसको यूज कर सके और अपना प्रोसेस या अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सके। एक वेट है एक होल्ड है, या एक होल्ड है और एक वेट है, तो ऐसी सूरत में होल्ड एंड वेट इज द डिजायर्ड स्टेट आर द रिक्वायर्ड स्टेट जिसमें वो प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज अ वे टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन, ये कनेक्शन का लफ्ज आपने ज़हन में रखना है, बिटवीन फाइल टू बी शेयर्ड एंड द डायरेक्टरी एंट्रीज। तो एक फाइल है और एक आपकी डायरेक्टरी एंट्री है,
किसी एक यूजर की है वो, तो उसके दरमियान जो आप कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो ये आपने यूनिक्स लाइनक्स में फाइलिंग के जो चैप्टर्स पढ़े हैं, फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के जो चैप्टर पढ़े हैं, इसमें लिंक कहा जाता है इसको। यानी एक लिंक क्रिएट किया जाता है दो चीजों के दरमियान, एक उस फाइल ने जिसने शेयर होना है और एक यूजर की डायरेक्टरी ने, ठीक है, उसी यूजर की जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, लिंक इज द राइट ऑप्शन। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये कनेक्शन का मतलब क्या होता है, लिंक ही होता है ना एक तरह से। तो कनेक्शन और लिंक, दीज आर काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल, आर सिनोनिम्स। डायरेक्टरी इटसेल्फ, तो ये एक डायरेक्टरी है, ये तो नहीं हम क्रिएट करते। कॉमन ग्रुप, ये तो एक यूजर्स का ग्रुप है। और एक्सेस परमिशंस, या कि आपने किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको राइट्स देने हैं, किसको नहीं देने, तो ये भी मीनिंगफुल भी नहीं लगते। अगर आप इनको यहाँ इस जगह रख के देखें तो यू आप एलिमिनेट करके भी ये लिंक ही निकाल सकेंगे। और अगर आपको डेफिनेशन आती है तो भी ठीक है, वरना थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली देखेंगे तो क्वेश्चन में कोई कीवर्ड होता है जो आंसर ऑप्शन से डॉट कनेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स कैन रन ओनली इन डैश एनवायरनमेंट। तो अभी हमने इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस किए हैं कि हमारे पास तीन जो ऑप्शंस होती हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसमें एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि एक सेमाफोर भी है और इस तरह और भी हैं। तो ये कब चलेंगे, किस एनवायरनमेंट पे चलेंगे? तो देखें, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है वो एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि जो आपके प्रोसेसेस हैं वो शेयर डेटे को एक दफ़ा ही एक्सेस करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मेक श्योर करते हैं। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप मेक श्योर कब कर सकते हैं, जब आपका एक प्रोसेसर चल रहा हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एक प्रोसेसर अगर चल रहा है तो मेक श्योर होता है कि एक प्रोसेसर ही डेटे को एक्सेस करेगा, यानी शेयर डेटे को। ऐसी सूरत में आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी कर सकते हैं। और ऐसा एनवायरनमेंट फिर कौन सा होगा, यूनी प्रोसेसर, ठीक है। यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो हैं वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं और करते हैं थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी करने के लिए वो उनको यूनी प्रोसेसर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मेकिंग श्योर के म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, मेकिंग श्योर कि एक प्रोसेस शेयर डेटा को एक वक्त में सिर्फ एक एक्सेस कर रहा हो, ठीक है। तो यूनी प्रोसेसर यहां से डिजायर्ड ऑप्शन है। 24 है, द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल। अब जारी बात है, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन होगा तो आपके पास वर्चुअल से या लॉजिकल एड्रेसेस से फिजिकल एड्रेसेस में कोई ना कोई मैपिंग होगी और होती है। ये किसी एक हार्डवेयर से होती है, सीपीयू के अंदर कोई हार्डवेयर लगा होता है जो ये काम करता है। और आपको पता है ये काम कौन सा करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, एमएमयू ये करता है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये मैपिंग वो परफॉर्म करता है वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेसेस से फिजिकल एड्रेसेस में। तो राइट ऑप्शन हमारी क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यानी इट इज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट दैट बेसिकली परफॉर्म सच मैपिंग फ्रॉम लॉजिकल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर अ प्रोसेस ए। कोई एक प्रोसेस ए है दैट्स ट्राइंग टू एक्सेस ए पेज दैट डज नॉट बिलोंग टू इट्स एड्रेस। अभी हमने बात की थी ना इससे पहले कि एक प्रोसेस अपनी स्पेस के अंदर ही कोई लोकेशन एक्सेस कर सकता है, उससे ऊपर नीचे बाहर वो उसके लिए ठीक नहीं है, उसके लिए लीगल नहीं है। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है, ये जो दी हुई स्कीम है इसमें से कौन सी स्कीम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योर करती है कि प्रोसेस अपने पेज से बाहर ऊपर नीचे कोई स्पेस एक्सेस ना करे? तो आपने पढ़ी होंगी। तो वैलिड और इनवैलिड बिट्स होती हैं वो ये काम करती हैं या इस मकसद के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे इस सूरत में देखिए कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी है, यहाँ पे एक्चुअली आपने लॉजिकल मेमोरी से सिर्फ आपने यहाँ पे 3 डेटा आइटम्स एम लिया हुआ है, आई लिया हुआ है और उसके बाद पी लिया हुआ है। तो ये आपने लोड किया हुआ है 3 फ्रेम्स के अंदर, 4, 5 और 7 के अंदर। तो ये देखिएगा जो पेज टेबल है उसमें 4 के अगेंस्ट वैलिड बिट आई हुई है, 5 के अगेंस्ट वैलिड बिट है और 7 के अगेंस्ट वैलिड बिट है। बाकी आप देखें तो इसके लिए क्या है, इनवैलिड बिट्स हैं। तो ये वैलिड इनवैलिड बिट सेट करती है या मेक श्योर करती है कि एक प्रोसेस अपनी एड्रेस स्पेस से बाहर कोई एक्सेस ना करे, कोई लोकेशन कोई एड्रेस एक्सेस ना करे। उस प्रोसेस के लिए वो क्या है, इनवैलिड है। अपनी एड्रेस स्पेस के अंदर उसके लिए वैलिड है। 26 फॉर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स द पेज फॉल्ट रेट में इंक्रीज। अभी हम बात कर रहे थे ना कि पेज फॉल्ट क्या होगा, कि जब भी कोई पेज नहीं मिलेगा मेमोरी में जिसको एग्जीक्यूट होना है उस प्रोसेस का, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट रेट है। ये कब इंक्रीज करेगा, यानी कब इस वक्त इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कि पेजेस चाहिए हमें और चाहिए जो मेमोरी में नहीं है, जो मेन मेमोरी में प्रोसेस के पेजेस नहीं है। ये इसका रेट कब ज्यादा होगा?
एज नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स। जो आपके पास फ्रेम्स होती हैं वो अगर आप मिसाल के तौर पे हमने दोबारा यहाँ ड्रा कर लेते हैं कि आपके पास ये कुछ फ्रेम्स अवेलेबल हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 फ्रेम्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं फ्रेम्स बढ़ाता जाऊं तो क्या ख्याल है, पेज फॉल्ट रेट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि अब मेरे पास पेज और ज्यादा बन रही है, अब मैं और प्रोसेसेस के पेजेस को अकोमोडेट कर सकता हूं। तो दूसरे लफ्जों में पेज फॉल्ट रेट कम होता है जब मैं अपने नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आएगी कि पेज फॉल्ट रेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं कि जितने ज्यादा आप फ्रेम बढ़ाते जाएंगे पेज फॉल्ट रेट उतना कम होता जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास पेज ज्यादा है, मैं और प्रोसेसेस के पेजेस को अकोमोडेट कर सकता हूँ। तो जितने ज्यादा फ्री अवेलेबल फ्रेम्स होंगे उतनी ही आपका पेज फॉल्ट रेट कम होता जाएगा। आप और फ्री बढ़ा लीजिए, पेज फॉल्ट रेट और कम हो जाएगा, और फ्री जो अवेलेबल फ्रेम्स हैं वो कम करते जाएंगे तो पेज फॉल्ट रेट बढ़ता जाएगा। तो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। अब आप इसको देख सकते हैं, ये देखिएगा कि जितने आप नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा रहे हैं, ये देखिए ज्यादा कर रहे हैं, तो पेज फॉल्ट रेट जो है वो ये देखिए ड्रॉप होता जा रहा है। यहाँ आपके पास एक फ्रेम है तो पेज फॉल्ट रेट देखिए बहुत आई है, यहाँ 2 हैं तो पेज फॉल्ट रेट जो है ये थोड़ा सा कम आया हुआ है, 3 के ऊपर ये और कम हो गया है, ये आगे और कम हो गया है। तो दैट मीन्स कि जितना आप नंबर ऑफ फ्रेम्स जो एलोकेट ज्यादा करते जा रहे हैं, आपका पेज फॉल्ट रेट उतना ड्रॉप या कम होता हुआ आ रहा। 27 है, द सेमाफोर एम्प्टी इज इनिशियलाइज टू डैश वैल्यू एंड सेमाफोर फुल इज इनिशियलाइज टू दैट वैल्यू। तो अभी हमने ये देखा भी है कि सेमाफोर जो 2 वैल्यूज एक्चुअली हम उनको इनिशियलाइज करते हैं, तो सेमाफोर्स के लिए 2 वैल्यूज हम इनिशियलाइज करते हैं, एक n होती है और एक 0 होती है। तो जो एम्प्टी होता है उसको हम n से इनिशियलाइज करते हैं और जो फुल होता है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो सेमाफोर्स के लिए 2 वैल्यूज हम इनिशियलाइज करते हैं, एक n होती है और एक 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन ड्राइंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब आपके पास एक ग्राफ होता है जिसमें आप ये ड्रा करते हैं कि कितने प्रोसेसेस हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, किसने किसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, कौन किसका वेट कर रहा है फॉर इंस्टेंस, या किसने क्लेम किया हुआ है कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, रिक्वेस्ट कह सकते हैं आप एक तरह की। तो जब ये ग्राफ आप ड्रा करते हैं तो आपके जो प्रोसेस होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और आपके रिसोर्सेज जो है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद हो कि प्रोसेसेस को आम तौर पे हम सर्कल से डिनोट करते हैं और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको आमतौर पे हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यह है प्रोसेसेस हैं तो पहले सर्कल आएगा, ये स्क्वायर ये भी गया और ये रेक्टेंगल ये भी गया। सर्कल और ट्राइंगल तो किसी केस में होती नहीं है, तो हमारे पास ये जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनी कि प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे इस केस में आप देख भी रहे हैं P1 P2 और P3। और रिसोर्सेज को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हम किससे करते हैं, स्क्वायर से। तो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है, ठीक है। 29 है, द इंटीजर वैल्यू ऑफ डैश सेमाफोर्स कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड इंटीजर डोमेन। तो आपको पता है आपके पास सेमाफोर्स जो होते हैं, आपने काउंटिंग भी पढ़े हुए हैं, बाइनरी भी पढ़े और म्यूटेक्स भी पढ़ा हुआ है। तो आपके पास काउंटिंग सेमाफोर ऐसा होता है जिसकी वैल्यू एक अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज तक जा सकती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है बता, 2, जिसमें वैल्यू क्या होनी है 0 और 1। म्यूटेक्स में भी आपने क्या कहा, वैल्यू ये हो सकती है 0 और 1। म्यूटेक्स चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसका मतलब है कि म्यूटेक्स अवेलेबल है, यानी शेयर डेटा अवेलेबल है, और 0 का मतलब अनअवेलेबल इन केस ऑफ म्यूटेक्स। बाइनरी में भी 0 और 1 होगी लेकिन उसमें वैल्यूज का थोड़ा सा मतलब और है क्योंकि यहाँ लॉकिंग आ जाती है म्यूटेक्स के केस में। तो दोनों सूरतों में यानी बाइनरी में भी और म्यूटेक्स में भी वैल्यू क्या आएगी 0 और 1 इन दोनों केसेस में। अलबत्ता काउंटिंग सेमाफोर ऐसा है, ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर ऐसा है जिसमें वैल्यू क्या होगी, अनरिस्ट्रिक्टेड होगी, यानी रेंज नहीं है, 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 2 3 5 भी हो सकती है। इसीलिए अगर काउंटिंग आप देखें मतलब तो काउंटिंग से मुराद थोड़ी सी आगे वैल्यू होगी ना, इसलिए काउंटिंग आया वाला। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ स्टेट इज इफ द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज। असल में यहाँ पे डैश है, ये डैश स्टेट है इनफैक्ट। अ डैश स्टेट इज द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर। यानी कोई ऐसी स्टेट है जिसमें सिस्टम क्या कर रहा है, रिसोर्स एलोकेट कर सकता है, प्रोसेसेस हैं किसी ना किसी तरतीब में, और स्टिल क्या है, अवॉइड डेडलॉक। ठीक है, स्टिल क्या कर सकता है, वो डेडलॉक को अवॉइड कर सकता है। आप समझ गए होंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस का एक
एक एल्गोरिदम है, ये उसकी एक अप्रोच है कि आपके पास जितने प्रोसेसेस हैं, उन्होंने जितने रिसोर्सेज उनको चाहिए उन्होंने आपको बता दिया है। अब आप चेक कीजिए, इससे डेडलॉक तो नहीं बनता। इस डेडलॉक से अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि प्रोसेसेस से पूछिए मिसाल के तौर पे कि आपको क्या रिसोर्स चाहिए, और फिर चेक कीजिए कि क्या किसी ऑर्डर में हम उनको दे के तो अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक से। इस चीज को जरी बात हम कहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस। और ये जो स्टेट होती है कि सिस्टम सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करके उसके बाद में डेडलॉक अवॉइड कर सकता है। दूसरे लफ्जों में सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है। तो वो जो स्टेट होगी वो क्या होगी, एक सेफ स्टेट होगी। 31 है डैश मेथड ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स रिक्वायर्स द प्रोसेसेस गिव एडवांस इंफॉर्मेशन। ये देखिए थोड़े से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है, थोड़ी आपकी आसानी के लिए मैंने इनको इकट्ठा किया है कि एक ऐसा मेथड है उसमें आप डेडलॉक का हैंडल करते हैं, लेकिन उसमें आप क्या कहते हैं जी, एडवांस में आप पूछ लेते हैं क्या चाहिए प्रोसेसेस को, कितने रिसोर्सेज चाहिए, यानी उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको मैक्सिमम कितने चाहिए, ये सारी चीज आप पहले ही पूछ लेते हैं ताकि आप क्या कर सकें, डेडलॉक से अवॉइड कर सके। तो ये क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस है कि प्रायर आप पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए प्रोसेसेस को कि एडवांस में कितनी चीजें उनको चाहिए। वो रिसोर्सेज अगर प्रोसेसेस को एलोकेट किए जाते हैं उसी तरतीब से और सिस्टम फिर भी सेफ स्टेट में है, तो ये जो हम चीज एक इंश्योर कर रहे हैं, डेडलॉक से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, और यही क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस है। ठीक है, मिसाल दी हुई यहाँ पे 12 रिसोर्सेज हैं और हमें कहा गया कि जी पहले P1 ने एग्जीक्यूट होना है, फिर 2 ने, और फिर उसके बाद 3 ने। तो चेक कीजिएगा कि ये हम एलोकेट इनको करवा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि 12 रिसोर्सेज में से अगर हमने 5 दिए हुए हैं, एलोकेट किए हुए P0 को, और 2 किए हुए P1 को, और 2 किए हुए P2 को। मैक्सिमम नीड तो हो सकती है लेकिन एलोकेट हमने इतने किए हैं। तो अब ये देखिएगा 5 और 2 7 और 2 9, तो ये 9 रिसोर्सेज आपने, ये 9 रिसोर्स एलोकेट किए। आपके पास कितने थे, 12। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 12 माइनस ये सम ऑफ दिस 9, आपके पास कितने बचे, 3। उसके बाद जब ये प्रोसेस हमने कहा कि P1 ने ये पहले होना है, ये देखिए P1 पहले लिखा हुआ है, P1 जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये 2 जो इसने ऑक्यूपाई किए हुए थे ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो हम ये 2 इसमें ऐड करेंगे और ये हमारे पास क्या बनेंगे, 5। तो यहां तक हमारे पास अवेलेबल 5 हो गए। उसके बाद प्रोसेस P0 जो है वो टर्मिनेट होता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करता है। तो उसने कितने लिए हुए, 5। तो ये 5 और ये 5 ये ऐड हो गए, कितने मिलते हैं हमारे पास, 10। असल में फिर भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और इस तरह से अगर प्रोसेस रिसोर्स इतने मांगते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि सिस्टम वाकई जो है वो एक सेफ स्टेट में, कोई डेडलॉक नहीं होगा। तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस है जो कहता है कि प्रोसेसेस पहले बताएं उनको कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। 32 है अ मॉनिटर इज कैटेगराइज्ड बाय डैश एंड सेट ऑफ डैश दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस दिस डेटा। तो आपको पता है मॉनिटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं जो बेसिकली क्या है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए हम यानी डेवलप करते हैं या उनका एक सोल्यूशन है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो डेवलपर है वो कुछ क्या करता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता है। ठीक है, वो जैसे यहाँ मैं बात करूं तो एक्स और वाई 2 कंडीशनल वेरिएबल्स हैं, वो डिक्लेयर कर लेता है और उसके बाद फिर अपने कोई मेथड्स डिफाइन कर लेता है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं वेट और सिग्नल है। तो असल में मॉनिटर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल्स या वेरिएबल्स आप उनको कह लीजिए, कंडीशनल वेरिएबल कह लीजिए, और दूसरा मेथड या फंक्शंस जो कि उस डेटा के ऊपर परफॉर्म होने हैं। ये देखिए यूज टू एक्सेस दिस डेटा, यानी एक्स और वाई को एक्सेस करने के लिए जो हम फंक्शन या मेथड बनाएंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हुई जी कि ए मॉनिटर बेसिकली हैज लोकल डेटा एंड प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेटर्स या फंक्शन। ठीक है, इस केस में लोकल डेटा क्या है जी, कंडीशनल वेरिएबल्स है जो एक्स और वाई है, और आपके जो प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेटर या फंक्शन है वो क्या हो सकते हैं, वेट और सिग्नल्स। क्वेश्चन नंबर 33 है बैंकर्स एल्गोरिथम स्टेट्स दैट व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर द सिस्टम इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप दैट मे नीड, दिस इज यूज्ड फॉर। तो अभी हम बात करके आए हैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से कि बैंकर्स एल्गोरिथम भी बेसिकली क्या है, इनफैक्ट ये एक डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच है। तो हमने भी बात किया बड़ी डिटेल से कि ऐसी सूरत में कि जब हम पहले पूछ लेते हैं प्रोसेस से कि उनको कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो ये क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है द डैश रिक्वायर्स दैट वंस अ राइटर इज रेडी, ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, द राइटर परफॉर्म्स इज अ हाई राइट एज सून एज पॉसिबल, यानी राइटर अगर रेडी है तो राइटर को वेट नहीं करवाया जाएगा। इन अदर वर्ड्स इफ द राइटर इज वेटिंग टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट नो न्यू रीडर्स मे स्टार्ट रीडिंग। तो ये इस अप्रोच को हम कहते हैं राइटर्स प्रेफरेंस या राइटर्स प्रायोरिटी। तो ये क्या है,
रीडर राइटर जो आपके पास प्रॉब्लम्स है ना, टिपिकल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी की जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज वन ऑफ देम। तो आईपीसी की जो क्लासिक प्रॉब्लम्स में से जो ये प्रॉब्लम है रीडर राइटर की, कि जिसमें राइटर्स को हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो पहले लिखें, उनको हम वेट नहीं करवाएंगे, रीडर्स वेट करें जब तक कि राइटर्स अपनी जो लिखना है, राइट करना है, वो कंप्लीट नहीं कर लेते और उसको, उस शेयर्ड रिसोर्स को वो रिलीज नहीं करते। बुक को समझ लीजिए फॉर द टाइम बीइंग शेयर्ड रिसोर्स है, वो उसके ऊपर लिख रहे हैं, रीडर्स अब वेट करेंगे और जब वो लिख चुकेंगे तब फिर रीडर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं उस बुक को और रीड कर सकते हैं। तो राइटर्स प्रायोरिटी जहां पे भी आपको मिलेगी ना, देखिएगा, याद रखिएगा इसको, प्रेफरेंस में ये सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम होता है। सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम में आप राइटर्स को प्रेफरेंस देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम रीडर को वेट करवाते हैं, हम राइटर को वेट नहीं करवाते। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है रीडर राइटर प्रॉब्लम, दैट इज राइटर्स प्रेफरेंस। और इसको अगर मैं साथ ही एक्सप्लेन कर दूं तो इसका मतलब यह है कि इसके रेसिप्रोकल कर लीजिए कि दूसरे लफ्जों में जो रीडर प्रेफरेंस होगी कि रीडर को वेट नहीं करवाएंगे, हम उनके लिए रिसोर्सेज अलाउ करेंगे और राइटर्स को कहेंगे कि आप वेट करें, जब तक एक भी रीडर पढ़ रहा है आप रिसोर्सेज के ऊपर ना लिखें या एक्सेस ना करें शेयर रिसोर्स को, तो वो क्या होगा, रीडर प्रेफरेंस होगा। और रीडर्स प्रेफरेंस क्या है, हमारी फर्स्ट रीडर राइटर प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल में आप इसको सब्जेक्टिव में भी एड्रेस कर सकेंगे और अगर एमसीक्यूज में आता है तो भी एड्रेस कर सकेंगे। रीडर वेट नहीं करेगा, उसको एक्सेस देंगे, ये क्या है, रीडर्स प्रेफरेंस, रीडर्स प्रायोरिटी। राइटर्स को वेट नहीं करवाएंगे, राइटर की प्रायोरिटी होगी, राइटर फौरन लिखेगा, रीडर्स फिर वेट करेंगे, तो ये क्या है, राइटर्स प्रेफरेंस, राइटर्स प्रायोरिटी या सेकंड रीडर राइटर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 35 है, एड्रेस कैन बी बाउंड टू इंस्ट्रक्शन एंड डेटा डिफरेंट टाइम्स। तो हमने बात की थी अभी कि ये तीन तरह से एड्रेस हम बाइंड कर सकते हैं जी, कंपाइल टाइम के ऊपर भी कर सकते हैं, लोड टाइम के ऊपर भी और एग्जीक्यूशन में। एक्चुअली हमारी ये ऑप्शन करेक्ट है कि ऑल ऑफ दीज गिवन ऑप्शन कैन एड्रेस कैन बी बाउंड टू इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एट कंपाइल टाइम, एट लोड टाइम और एट एग्जीक्यूशन टाइम। 36 है, द पर्पज ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इज टू इंश्योर। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्यों करते हैं, असल में उसका मकसद क्या, बुनियादी हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एक तो हम ये चाह रहे होते हैं कि फिर सिक्योर और ऑर्डरली फैशन में और एफिशिएंट तरीके से मेमोरी को यूटिलाइज किया जाए, यानी जो प्रोसेस हैं तो उनको मेमोरी फेयर दी जाए, सिक्योर दी जाए कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी या स्पेस को ऑक्यूपाई एक्सेस ना करे, जिस तरतीब से प्रोसेस आ रहे हैं उस तरतीब ऑर्डर से दी जाए और एफिशिएंटली दी जाए। ये तो बिल्कुल बात ठीक है। पहली तो कीपिंग ट्रैक ऑफ यूज्ड मेमोरी और फ्री मेमोरी, ये भी बात ठीक है कि ओएस ने देखना है कि कितनी अवेलेबल है, कितनी आपने यूज कर ली है, कितनी आपके पास फ्री है और कितनी और प्रोसेसेस को आप अकोमोडेट कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। व्हेन, वेयर एंड हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड एंड डीएलोकेटेड, कब कितनी की गई है और कितनी डीएलोकेट करवाई गई है। जरी बात है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करके जा चुके हैं, स्वैप आउट हो गए हैं, वो मेमोरी उन्होंने फ्री कर दी है, और जो प्रोसेसेस के पेजेस मेमोरी में आ रहे हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, वो मेमोरी उनको एलोकेट करवाई जा रही है। तो ये एलोकेट डीएलोकेट ये डायनेमिकली हो रहा है, ये रन टाइम के ऊपर डायनेमिकली हो रहा है। और कब हो रहा है, कितना हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट ये सारे काम करती है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो आपको पता है, अभी हम बात भी कर रहे थे कि तीन तरह की जो आईपीसी की प्रॉब्लम है, क्लासिकल जिनको प्रॉब्लम्स कहा जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो हमने देखनी है कि डार्ट वाली ऑप्शंस कौन सी है जो आईपीसी के जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स में नहीं आती। रीडर राइटर प्रॉब्लम तो आती है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम्स ये भी आती है बिल्कुल, काउंटिंग सेमाफोर्स ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें तो ये असल में तो काउंटिंग सेमाफोर्स तो एक सेमाफोर्स की टाइप है और सेमाफोर्स क्या है, आईपीसी का सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम ही इनफैक्ट तो ये हमारी डिजायर्ड ऑप्शन है। 4 देखें तो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, ये भी हम बात करके आ चुके हैं पीछे कि एक शेयर डेटा यानी बफर और वही कंज्यूमर भी एक्सेस करता है और वही प्रोड्यूसर भी एक्सेस करता है। कंज्यूमर ने उसको एक्सेस करना है और उसकी एक वैल्यू कम करनी है क्योंकि एक आइटम कंज्यूम कर लिया उसने, और प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस कर दिया और उसने उसको अपडेट करना है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। तो शेयर डेटा एक ही है। तो असल में ये जो काउंटिंग सेमाफोर दिए हुए हैं ये आईपीसी का सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है, ये आईपीसी प्रॉब्लम नहीं है, क्लासिकल प्रॉब्लम में से नहीं आती। इनफैक्ट ये तो सोल्यूशन है और यही हमें यहाँ से पिक करनी थी। क्वेश्चन नंबर 38, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ डैश डेडलॉक्स आर लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। अगर आप ये
देखें कि जो किसी एक प्रोसेस के डेडलॉक से जो रिलेटेड है, अगर हम उसके साइड इफेक्ट्स देखें, उसमें लो डिवाइस यूटिलाइजेशन एक चीज होती है, ये हो सकती है, और उसके बाद सिस्टम की थ्रूपुट भी कम हो सकती है। अब आप देखिए, प्रिवेंट को यहाँ डाल के देखिए मिसाल के तौर पे, तो अब अगर हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट करें तो क्या उससे ये दोनों काम होंगे, नुकसान होंगे? यानी आपकी डिस्क यूटिलाइजेशन या सिस्टम यूटिलाइजेशन स्लो होगी, परफॉर्मेंस स्लो होगी। आप कहेंगे नहीं, प्रिवेंट से तो फायदा होगा। इसी तरह अगर हम डेडलॉक से रिकवर करें तो रिकवर के साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं। डेडलॉक से अवॉइड करें तो उसके होते हैं? नहीं। अवॉइड करने का मतलब तो हम बच रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं होने चाहिए। यस, अगर हम डेडलॉक्स को इग्नोर करेंगे, तो डेडलॉक्स को जब इग्नोर करेंगे तो फिर यह प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका फिर इफेक्ट आएगा क्या, कि फिर हम देखेंगे हमने डेडलॉक्स इग्नोर कर दिए, अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि डेडलॉक्स अकरिंग और वी आर सफरिंग फ्रॉम लो डिवाइस यूटिलाइजेशन और सिस्टम थ्रूपुट, कि हमारी परफॉर्मेंस जो सिस्टम की स्लो हो रही है। ये साइड इफेक्ट हमें फेस करने पड़ सकती हैं अगर हम डेडलॉक्स को इग्नोर करते हैं। तो 39 है, if there exists a logical address space of 16 pages of 1024 words, बस एक पेज इसको ज़हन में रखिए, 16 पेजेस को ज़हन में रखिए, each mapped into physical memory of dash frames। तो पेजेस और फ्रेम्स आपको पता है एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर पेजेस ने लॉजिकल एड्रेसेस में जो पेजेस पड़े हुए हैं, उन पेजेस को हमने कॉरस्पॉन्ड करना है, मैप करना है फ्रेम के साथ, तो उन पेजेस को जिनको हमने कॉरस्पॉन्ड करने हैं फिजिकल मेमोरी रैम के अंदर फ्रेम्स के साथ, उन पेजेस को फ्रेम्स के बराबर होना चाहिए ना फिर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 फ्रेम्स डाल देंगे या ले लेंगे 16 पेजेस के लिए, तो ये तो इनसफिशिएंट स्पेस हो जाएगी। अगर हम 32 ले लेंगे तो इसका मतलब है मेरा फ्रेम तो बहुत बड़ा होगा, हमारे पेजेस जो है वो 16 है, तो ये मेमोरी का यूज यानी उसका नुकसान हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। दोनों सूरतों में, इन दोनों सूरतों में द राइट ऑप्शन इज 16। ये हमारे पास 16 पेजेस हैं, उसके लिए हमें 16 फ्रेम्स ही चाहिए, उनको उन्हीं 16 फ्रेम्स में ही मैप होना चाहिए। हमने बात की थी ना कि जो लॉजिकल मेमोरी में आपके पेजेस होते हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते हैं फिजिकल मेमोरी में फ्रेम्स के अंदर। तो 16 फ्रेम्स शुड बी मैप्ड इनटू एग्जैक्टली 16 फ्रेम्स ऑफ द सेम साइजेस। लास्ट क्वेश्चन है 40 है, मैंने डेलिबरेटली इसको जरा एमसीक्यूज बनाया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पार्ट तो सब्जेक्टिव का है, बट आई थॉट कि एक दो जैसे हमने सब्जेक्टिव को टच किया जानबूझ के इंटेंशनली, तो इसको भी कर लें ताकि अगर सब्जेक्टिव भी आपका इसमें थोड़ा सा कुछ कवर हो सके। मैंने कोशिश तो की है, तो हम थोड़ा सा लेंथ एक्सटेंड कर गए शायद वीडियो की, बट द इंटेंशन वाज कि आपको थोड़ा सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करवाया जाए। तो जी व्हाट वुड बी दी टी इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव टाइम क्या होगा इन द गिवन सिचुएशन। आपको मेमोरी एक्सेस करने का टाइम दिया हुआ है जो 100 नैनो सेकेंड्स है, और उसके बाद टीएलबी का जो आपका टाइम है वो कितना है, 20 नैनो सेकेंड्स है, और हिट रेशियो आपके पास क्या है, 80 है। यानी जब आप टीएलबी में जाते हैं और आपको डेटा या एड्रेस वहाँ पे मिलता है, तो इनफैक्ट वो आपका रेट क्या है, 80%, और 20% आपका मिस हो जाता है, यानी आपको फिर किसी और मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज से शायद डेटा या वो पेजेस आपको लाने पड़ते हो, तो आपका मिस रेशियो जो नॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाएगा, MR उसको देख लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली 100 माइनस हिट रेशियो दैट इज 20% हो जाएगा। तो इस सूरत में वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव टाइम जो है वो कैलकुलेट कीजिए क्या होगा। देखिए आपको पता है आपका इफेक्टिव टाइम क्या होता है, कि जो आपका हिट रेशियो है मल्टीप्लाई बाय टाइम टू एक्सेस TLB और टाइम टू एक्सेस मेमोरी, प्लस जो आपका मिस रेशियो है इनटू टाइम टू TLB प्लस 2 टाइम्स टाइम टू मेमोरी। तो अब यहाँ यही अगर वैल्यूज आप इनपुट करते हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन आती है, हिट रेशियो आपने कहा 80% है, तो उसका हम लिखेंगे 0.80 या 80/100 लिख लीजिए आप, और बाकी हमने TLB और मेमोरी के टाइम्स यहाँ दे दिए हैं। और मिस रेशियो जारी बात है, तो मिस क्या होगी, 100 माइनस हिट रेशियो, जो कि कितनी बनती है, 20%, और 0.20, और TLB और मेमोरी टाइम हमने यहाँ पे एलोकेट किए हैं या उनकी वैल्यू पुट की है। और अगर आप ये देखें तो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो बनती है 140 नैनो सेकेंड। तो 140 नैनो सेकेंड यहाँ पे हमारी ऑप्शंस करेक्ट है। इस फार्मूले से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पे ये क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, बहुत कम चांसेस हैं 10-20% की MCQs में आए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मैंने इसको डेलिबरेटली किया है कि अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट नहीं भी कवर कर सके किसी वजह से, मसरूफियत की वजह से इस एग्जाम में, तो आपके पास फिर भी रूम होगा। कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली भी ड्यूरिंग ऑब्जेक्टिव हमने कोशिश की है, मैंने थोड़ा डेलिबरेटली उनको एक्सप्लेन ज़्यादा किया ताकि आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेश हो गए हैं सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूँ यहाँ पे हमारा एग्जाम ये ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है कि
वीडियो की लेंथ तो एक्सटेंड होगी है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश की है डेलिबरेटली और इंटेंशनली कि कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपका सब्जेक्टिव भी थोड़ा सप्लीमेंट हो जाए। तो फाइनली वी आर डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि आपको ये एनालाइज करवाया जाए कि कहीं जहाँ आपके गैप्स हैं, किन एरियाज़ में, किन कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हैं और आपको चाहिए कि आपको ज़रूरत है कि एग्जाम में अपेयर होने से पहले आप उनको दोबारा एक दफ़ा नज़र लगा लें, देख लें, थोड़ा सा एक्चुअली उनको रीड कर लें, रिव्यू कर लें। तो उससे मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अंदाज़ा हुआ होगा। और हमारी ये जो कोशिश कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक पहुँचें, उसमें आप हमारा भरपूर साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा और ये कंटेंट अपनी फेलोज़ को और अपने फेलो स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ लर्निंग हुई है, आपको अच्छा लगा है, आपको हमारी कावज से कोई फ़ायदा हुआ है, तो काइंडली उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जैसा हम आपको कुछ कोर्स गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो काइंडली आपसे भी एक गुजारिश है कि हमारे कंटेंट में, हमारी प्रेजेंटेशन में कोई चीज़ बेहतर की जा सकती है तो काइंडली ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आप चाह रहे हैं, बिला झिझक आप एड्रेस कर सकते हैं। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी कमेंट करना चाहें, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। हम चाहते हैं ये कंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा इंगेजिंग हो, ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, अपना एग्ज़ाम अच्छा अटेम्प्ट कर सकें और अच्छा स्कोर अर्न कर सकें। यही हम चाह रहे हैं इंशाल्लाह। और इस चैनल से जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में भी हम और कोर्स के सब्जेक्ट्स, उनके क्विज़ेस, उनके एग्ज़ाम्स वो आपको न सिर्फ देंगे, शेयर करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह आपको इस काबिल करेंगे, इनेबल करेंगे कि आप सिर्फ यहाँ से चीज़ें सीखिए, रिव्यू कीजिए और जाके अपनी खुद अटेंड कीजिए। तो स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग सम इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड कंटेंट्स इन फ्यूचर एज वेल फॉर द रेस्ट ऑफ योर कोर्सेज। We wish you the very best of luck for your final term exam. May you succeed with the flying colors and deliver some wonderful results to your parents and receive their smiles. ठीक है, उनसे दुआएं लें, कुछ खुशियाँ जो आपके लिए आपके वालिद स्पेशली करते रहे हैं, दो वालदा भी। जब आप एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करते हैं तो एक्चुअली ये क्या एक आपकी तरफ से एक काविश है, just to bring smile on their faces। तो वो बहुत खुश होंगे और यकीन मानिए कि बहुत दुआएं देंगे आपको, उनकी दुआएं लीजिए। चलें, मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कोई चीज़ इंप्रूव की जा सकती है तो भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगेन ढेरों दुआ आपके लिए, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे। किसी और सब्जेक्ट में, किसी और कंटेंट में शायद आपसे बात हो फ्यूचर में। तब तक आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।